चलिए मान लीजिए दो पासे फेंके जाते हैं और इन पासों को फेंके जाने पर अब हम तीन घटनाओं पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले घटना ए है जिसके अनुसार पहले पासे पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर प्राप्त होता है। एक दूसरी घटना बी है जिसके अनुसार पहले पासे पर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर प्राप्त होता है। और एक तीसरी घटना सी है जिसके अनुसार योग 6 से कम प्राप्त होता है। अब यहां पर इन घटनाओं से संबंधित मैं कुछ कथन यानी कि स्टेटमेंट्स लिखने वाला हूं और आपको बताना है कि क्या वे कथन सत्य हैं या असत्य हैं, यानी कि यह ट्रू और फॉल्स प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहला कथन है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दूसरा कथन है ए और बी परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। तो निशेष घटनाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स और परस्पर अपवर्जी घटनाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके बाद तीसरा कथन है ए बराबर बी डैश। तो बी डैश का अर्थ होता है घटना बी नहीं। और अब चौथा कथन है ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी हैं। और इसी प्रकार से एक और कथन है ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं। और उसके बाद में है ए डैश बी डैश और सी परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह पता लगाइए कि इन कथनों में से कौन से कथन सत्य व असत्य हैं। और यह प्रश्न हल करने के लिए आपको परस्पर अपवर्जी घटनाओं और निशेष घटनाओं के संबंध में आपका जो ज्ञान है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो एक बार इस वीडियो को रोकिए और स्वयं से प्रयास कीजिए। चलिए अब साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो पासे फेंके जाते हैं और यहां पर अब हम प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस का निर्माण करेंगे। तो पहले पासे के लिए कितने प्रतिदर्श बिंदु यानी सैंपल पॉइंट्स होंगे? तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर 6 प्रतिदर्श बिंदु होंगे। और इसी प्रकार दूसरे पासे के लिए भी 6 प्रतिदर्श बिंदु ही होने वाले हैं, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं। अब यदि हम दोनों पासों को एक साथ फेंक रहे हैं तो यहां पर देखिए जो पहला पासा है उसके लिए कौन कौन से प्रतिदर्श बिंदु है, यदि हम उनको यहां पर लिख लें इस प्रकार से। तो अब देखिए यदि दूसरे पासे पर 1 आता है तो इससे हमें यहां पर 6 प्रतिदर्श बिंदु ये मिल जाने वाले हैं। जैसे कि यदि हम बात कर रहे हैं इस 5,1 की, तो इसका अर्थ है कि पहले पासे पर 5 आया है और दूसरे पासे पर 1 आया है। इसी तरह यदि दूसरे पासे पर 2 आता है तो इससे भी हमें 6 प्रतिदर्श बिंदु और मिल जाएंगे। दूसरे पासे पर 3 आने से हमें 6 और प्रतिदर्श बिंदु मिल जाएंगे। दूसरे पासे पर 4 आने से हमें और 6 प्रतिदर्श बिंदु मिल जाएंगे। और इसी प्रकार 5 आने से भी और 6 प्रतिदर्श बिंदु और 6 आने से भी और 6 प्रतिदर्श बिंदु मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 6 गुणा 6 यानी कि 36 प्रतिदर्श बिंदु इस प्रतिदर्श समष्टि में आ जाने वाले हैं। और ये सारे प्रतिदर्श बिंदु भिन्न होंगे यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं 2 1 1 2, ये अलग अलग प्रतिदर्श बिंदु हैं क्योंकि फर्क पड़ रहा है कि कौन से पासे पर क्या आ रहा है। जैसे कि 2 1 में पहले पासे पर 2 आ रहा है और 1 2 में दूसरे पासे पर 2 आ रहा है। तो इस प्रकार इस प्रतिदर्श समष्टि में कुल 36 प्रतिदर्श बिंदु आ जाने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर घटना ए है जिसके अनुसार पहले पासे पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर प्राप्त होता है। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहां पर यह प्रतिदर्श समष्टि है और सबसे पहले यदि हम पहले पासे पर सम संख्या चाहते हैं तो देखिए यहां पर पहले पासे पर प्रतिदर्श बिंदु ये हैं 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं। तो इनमें सम संख्याएं कौन सी है? 2 4 व 6, ये तीनों संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमें पहले पासे पर सम संख्या चाहिए तो इसके लिए एक तो यह पंक्ति आ जाएगी और यह पंक्ति आ जाएगी और उसके पश्चात यह पंक्ति आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि घटना ए के अंतर्गत ये तीनों पंक्तियां आ जाने वाली हैं। और यदि इनमें से कुछ भी घटित होता है तो हम कहेंगे कि घटना ए घटित हो रही है। जैसे कि यहां पर 2,5 है तो इसका अर्थ है कि पहले पासे पर 2 है जो कि एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर है और दूसरे पासे से तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि यहां पर केवल इतना है कि पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो हम दूसरे पासे पर जो भी आ रहा है उसे नहीं देखेंगे, केवल पहले पासे पर सम संख्या आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी घटना ए ये हो जाने वाली है। चलिए इसके बाद घटना बी की बात करते हैं। तो इसके अनुसार पहले पासे पर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर प्राप्त होता है। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि तो ये है और यहां पर 2 4 व 6 तो सम संख्याएं थी। अब विषम संख्याएं 1 3 व 5 हो जाने वाली हैं। तो यहां पर देखिए इस घटना बी के अंतर्गत ये तीनों पंक्तियां अब आ जाने वाली हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं घटना बी ये आ जाएगी। चलिए अब अगली घटना देखते हैं।
तो घटना सी के अनुसार योग 6 से कम प्राप्त होना चाहिए। तो अब देखिए, हम दोनों पासों की बात कर रहे होंगे और यहां तक कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का हम योग देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास में यह प्रतिदर्श समष्टि है और हमें योग 6 से कम चाहिए। तो यह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, 6 एक छोटी संख्या है, तो हम यहां पर छोटी संख्याएं देखेंगे। तो यहां पर शीर्ष बाईं ओर तो छोटी संख्याएं हैं और नीचे दाईं ओर हमारे पास बड़ी संख्याएं हैं। जैसे कि यह 5,6 देख लीजिए, यदि हम इनका योग करते हैं तो हमें 11 मिलेगा, जो कि एक बड़ी संख्या है। और यहां पर 1,2 देख लीजिए, यदि हम इनका योग करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जो कि एक छोटी संख्या है। तो हम शीर्ष बाईं ओर से प्रारंभ करेंगे और एक एक पंक्ति में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पहली पंक्ति में देखते हैं। तो यहां पर 1 व 1 है, इनका योग करेंगे तो हमें 2 मिलेगा और 2 6 से कम होता है, तो इसका मतलब यह इस घटना सी के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर 1 व 2 है, तो इनका योग करने से हमें 1 + 2 यानी कि 3 मिलेगा, यह भी 6 से कम होता है। उसके पश्चात यहां पर 1 व 3 है, तो इनका योग करने से हमें 1 + 3 यानी कि 4 मिल जाएगा और यह भी 6 से कम होता है। और इसके पश्चात यहां पर 1 व 4 हैं, तो इनका योग करने से हमें 1 + 4 यानी कि 5 मिलेगा और 5 भी 6 से कम होता है। और इसके पश्चात यहां पर 1 व 5 है, तो 1 और 5 का जब हम योग करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और हमें योग 6 से कम चाहिए, हमें 6 नहीं चाहिए। तो 6 तो 6 से कम होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह प्रतिदर्श बिंदु इस घटना सी के अंतर्गत नहीं आएगा और इस पहली पंक्ति में से केवल ये 4 प्रतिदर्श बिंदु इस घटना सी के अंतर्गत आने वाले हैं। तो यहां पर ये चारों आ जाएंगे। अब उसके पश्चात दूसरी पंक्ति में देखिए, यहां पर 2 व 1 है, तो इनका योग करने से हमें 3 मिलेगा, तो इसको हम ले लेंगे। उसके पश्चात 2 व 2 का योग करने से हमें 4 मिलेगा, यह भी 6 से कम होता है। 2 व 3 का योग करने से हमें 5 मिलेगा और यह भी 6 से कम होता है। और यहां पर 2 व 4 का योग करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, किंतु हमें योग 6 से कम चाहिए। इसका मतलब है कि दूसरी पंक्ति में से केवल ये 3 प्रतिदर्श बिंदु आ जाने वाले हैं। और अब हम तीसरी पंक्ति में चलते हैं। तो 3 व 1 का योग करने से हमें 4 मिलेगा और 4 6 से कम होता है। फिर 3 व 2 का योग करने से हमें 5 मिलेगा और यह भी 6 से कम होता है। और इसके बाद 3 व 3 है, तो इनका योग करने से हमें 6 मिलेगा और हमें 6 तो चाहिए नहीं, हमें योग 6 से कम चाहिए। इसका मतलब है तीसरी पंक्ति में से केवल ये 2 प्रतिदर्श बिंदु आ जाने वाले हैं। अब चौथी पंक्ति में से देखिए, यहां पर 4 व 1 का योग करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और उसके बाद 4 व 2 का योग करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और हमें योग 6 से कम चाहिए। इसका मतलब है कि चौथी पंक्ति में से केवल यह 1 प्रतिदर्श बिंदु आ जाने वाला है। तो इन प्रतिदर्श बिंदुओं के अलावा यहां पर कोई भी ऐसा प्रतिदर्श बिंदु नहीं है जिससे कि हमें योग 6 से कम प्राप्त हो। इसका मतलब है कि घटना सी के अंतर्गत ये सारे प्रतिदर्श बिंदु इस प्रकार से आ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने प्रतिदर्श समष्टि का निर्माण कर लिया और उसके बाद घटनाओं ए, बी व सी के बारे में भी जान लिया। अब प्रश्नानुसार जो हमें कथन दिए गए थे वहां पर ए डैश, बी डैश व सी डैश भी थे। तो चलिए अब हम इन तीनों घटनाओं ए, बी व सी के पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो देखिए, घटना ए डैश के अनुसार पहले पासे पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, घटना ए के अनुसार तो पहले पासे पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर प्राप्त हो रहा था, तो हम कह सकते हैं घटना ए तो ये आ जाने वाली है। अब इस नीले क्षेत्र के अलावा जो कुछ भी है वह हमारी घटना ए डैश के अंतर्गत आ जाने वाला है। घटना ए डैश यानी कि घटना ए का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। तो जो भी यहां पर इस नीले क्षेत्र में नहीं है, जैसे कि यह पंक्ति और यह पंक्ति, ये तीनों पंक्तियां इस घटना ए डैश के अंतर्गत आ जाएंगी। और इसी प्रकार यहां पर यदि हम घटना बी डैश की बात करते हैं या बी नहीं, तो इसके अनुसार पहले पासे पर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो भी यह हरे रंग में है, इसके अलावा जितना भी भाग है वह सब कुछ इस घटना बी नहीं के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यह पंक्ति, फिर यह पंक्ति और यह पंक्ति, तो ये तीनों पंक्तियां घटना बी नहीं के अंतर्गत आने वाली हैं। चलिए, इसके पश्चात यहां पर घटना सी के अनुसार योग 6 से कम प्राप्त हो रहा था। तो यदि हम इस प्रतिदर्श समष्टि में देखते हैं कि घटना सी कौन सी आएगी, तो पहले ये 4 प्रतिदर्श बिंदु, उसके बाद में ये 3 प्रतिदर्श बिंदु, फिर ये 2 और उसके बाद में ये 1। तो इस प्रकार से यह घटना सी को दर्शा रहा है। अब यदि हम सी डैश की बात करते हैं यानी कि घटना सी के पूरक की बात करते हैं,
तो इसके अंतर्गत योग 6 से कम प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत पहले तो ये 2 प्रतिदर्श बिंदु आएंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति में से ये 3 आ जाएंगे, और फिर ये 4 आएंगे, और उसके बाद में ये 5 आ जाएंगे, फिर अंतिम 2 पंक्तियां इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि घटना सी से बहुत ज्यादा बड़ी घटना सी डैश है। तो इस प्रकार से हमने तीनों घटनाओं के पूरक पता कर लिए हैं। चलिए अब उन कथनों को देखते हैं जिन्हें हमें सत्य या असत्य बताना था। तो यहां पर देखिए हमारे पास में ये कथन है ए और बी, ए और बी, ए और बी डैश, ए और बी डैश, ए और सी, ए डैश बी डैश और सी। तो यहां पर हम सबसे पहले प्रथम 4 कथन ले लेते हैं, क्योंकि इन पहले 4 कथनों में केवल ए और बी की ही बात की गई है। तो यदि देखिए यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें सत्य या असत्य बताना है, और कथन है ए और बी परस्पर अपवर्जी है। तो देखिए परस्पर अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या होता है। यहां पर इसके लिए हम अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप देखेंगे। क्या घटना ए और घटना बी के मध्य कोई अतिव्यापन है? तो यह सोचिए कि क्या हमें यहां पर कुछ ऐसे प्रतिदर्श बिंदु दिखाई दे रहे हैं जो दोनों नीले एवं हरे हैं। तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी प्रतिदर्श बिंदु नहीं है जो एक साथ नीला तथा हरा है। या तो प्रतिदर्श बिंदु हरे हैं या प्रतिदर्श बिंदु नीले हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। यह एकदम सत्य कथन है। अब उसके पश्चात दूसरा कथन है ए और बी परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। तो हमें यह तो पता है कि घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, किंतु क्या ये दोनों घटनाएं निशेष यानी कि एग्जॉस्टिव हैं? तो इसके लिए हम यह देखेंगे कि क्या ये दोनों घटनाएं मिलकर सम्मिलित कार्य कर रही है यानी कि टीम वर्क कर रही हैं और इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर रही हैं या नहीं कर रही। तो देखिए ये दोनों घटनाएं मिलकर साथ में इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर रही हैं, यानी कि यहां पर टीम वर्क हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों घटनाएं निशेष यानी कि एग्जॉस्टिव है। तो यह कथन भी सत्य हो जाएगा। अब अगला कथन है ए बराबर में बी डैश। तो बी डैश का अर्थ होगा बी का पूरक, और घटना बी यहां पर हरे रंग से दर्शाई गई है। तो यदि हम बी का पूरक देखना चाहते हैं तो इस हरे भाग के अलावा जो भी शेष भाग है वह पूरा बी डैश आ जाएगा। तो यहां पर देखिए हरे भाग के अलावा जो भी भाग है यदि हम उसको दर्शाएं तो यह पंक्ति आएगी, फिर यह पंक्ति आएगी और यह पंक्ति आएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास में तीनों पंक्तियां आई हैं ये तो ए ही है, यानी कि ए और बी डैश परस्पर अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ए बराबर में बी डैश हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह कथन भी सत्य है। अब अगला कथन है कि ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी हैं। तो ये दोनों परस्पर अपवर्जी होने के लिए आवश्यक है कि इनके मध्य किसी भी प्रकार का ओवरलैप यानी कि अतिव्यापन नहीं हो। और यहां से हम जानते हैं कि ये दोनों घटनाएं तो पूर्ण रूप से अतिव्यापन कर रही हैं। इसका मतलब है कि इनके मध्य का अतिव्यापन एकदम पूर्ण है, और ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी तो हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि इनके मध्य तो अतिव्यापन है और वो भी पूर्ण रूप से है। तो यह कथन तो एकदम असत्य हो गया है। तो यहां पर हमने 4 कथन देख लिए हैं। चलिए आगे के कथन देखते हैं। तो इनके लिए हमें घटना ए चाहिए होगी और घटना सी चाहिए होगी, और यहां पर इस प्रकार से यह प्रतिदर्श समष्टि है, और इन घटनाएं ए एवं सी को हमने यहां पर दर्शा लिया है, और हमारा कथन है ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं। तो हम जानते हैं कि यदि घटनाएं ए और सी परस्पर अपवर्जी होंगी तो इनके मध्य कोई भी अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप नहीं होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अतिव्यापन हो रहा है। जैसे कि ये प्रतिदर्श बिंदु देखिए 2,1, 2,2, 2,3 और यहां पर 4,1। तो ये प्रतिदर्श बिंदु नीले रंग में भी हैं और गुलाबी रंग में भी हैं, यानी कि ये घटना ए के अंतर्गत भी आ रहे हैं और घटना सी के अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो यहां पर अतिव्यापन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि घटनाएं ए और सी परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। तो यह कथन असत्य हो जाएगा। चलिए अब हम अंतिम कथन को देखेंगे। तो यहां पर घटना ए है, उसके बाद में घटना बी है और घटना सी है, और अंतिम कथन कहता है कि ए डैश बी डैश और सी परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। तो सबसे पहले चलिए घटना सी को यहां पर दर्शा लेते हैं, जिसके अनुसार योग 6 से कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गुलाबी रंग से हमने इस घटना सी को दर्शा लिया है। अब इसके पश्चात हम घटना ए डैश को दर्शाते हैं। तो ए डैश का अर्थ है
घटना ए का पूरक। तो घटना ए के अनुसार पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो यदि हम इसका पूरक देखेंगे तो उसमें पहले पासे पर सम की जगह विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि सम संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए तो इसका अर्थ यही होगा कि पहले पासे पर विषम संख्या आएगी। तो यदि हम इस घटना ए डैश को दर्शाएं तो यह कुछ इस प्रकार से आ जाने वाली है। और हम देख सकते हैं कि यह घटना ए डैश जो है वह हमारी घटना बी को ओवरलैप कर रही है। पूर्ण रूप से यहां पर घटना ए डैश और घटना बी में अतिव्यापन हो रहा है, क्योंकि घटना बी में भी देखिए यही है कि पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देख सकते हैं घटना ए डैश के अंतर्गत भी यही है। अब यदि हम घटना बी डैश को दर्शाते हैं तो घटना बी के अनुसार पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो बी डैश की बात करेंगे तो विषम संख्या नहीं प्राप्त होनी चाहिए, इसका मतलब है कि सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि घटना बी डैश घटना ए को पूर्ण रूप से अतिव्यापित करेगी। तो यहां पर घटना ए को हम दर्शा सकते हैं, वही घटना बी डैश आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये तीनों घटनाएं निशेष यानी कि एग्जॉस्टिव है या नहीं। तो निशेष होने के लिए आवश्यक है कि ये तीनों घटनाएं मिलकर इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर ले। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों घटनाएं मिलकर इस पूरी की पूरी प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर ले रही हैं, यानी कि इन तीनों घटनाओं के अंदर प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु आ चुका है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों घटनाएं ए डैश, बी डैश और सी निशेष यानी कि एग्जॉस्टिव है। अब उसके पश्चात क्या ये परस्पर अपवर्जी हैं? तो चलिए देखते हैं कि क्या इनके मध्य कोई अतिव्यापन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यदि हम इस हरे क्षेत्र और नीले क्षेत्र को देखेंगे तो इनके मध्य तो कोई भी अतिव्यापन नहीं है, किंतु दिक्कत यह गुलाबी क्षेत्र दे रहा है। तो यह गुलाबी क्षेत्र जो कि घटना सी को दर्शा रहा है, यह इस हरे क्षेत्र और इस नीले क्षेत्र दोनों के साथ ही अतिव्यापन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं हैं, क्योंकि यह जो घटना सी है यह ए डैश और बी डैश के साथ यहां पर अतिव्यापन में है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये तीनों घटनाएं निशेष तो हैं किंतु परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। तो यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ए डैश, बी डैश और सी ये तीनों घटनाएं निशेष तो हैं किंतु परस्पर अपवर्जी और निशेष नहीं हैं।